नमस्कार। लोकसभा टीवी की विशेष प्रस्तुति संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। संवाद में हम बात करेंगे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत के साथ। गजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका लोकसभा टीवी की तरफ से। मेरा पहला सवाल आपसे, चूंकि ये स्थिति एक गंभीर स्थिति है और कोरोना की वजह से भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है, लेकिन इन अवसरों का कैसे फायदा उठाया जाए, अब इस पर भी विचार किया जाने लगा है। मेरा सीधा सवाल आपसे, लॉकडाउन के इस समय में जो नदियों की जो स्थिति है वो प्रदूषण मुक्त हुई है, फिर चाहे हम बात करें गंगा की, यमुना की या फिर अन्य राज्यों की नदियों की, इस स्थिति को बनाए रखने को लेकर के क्या कुछ प्रयास? देखिए, धन्यवाद है आपका। ये जो प्रश्न है कि नदियों की स्थिति, ये निश्चित रूप से सही है और प्रकृति का हमने एक स्वरूप इस समय में देखा है, बदलता स्वरूप, कि किस तरह से प्रकृति अपने आप को हील करती है और किस तेज गति के साथ में हील करती है। देखिए, नदियों में या कोई भी जल के स्रोत है, उनमें प्रदूषण के दो कारण है। एक हमारा सूवेज वाटर, जो अनट्रीटेड या पार्शियली ट्रीटेड सूवेज वाटर नदी में जाता है, और दूसरा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। जी, सूवेज बदस्तूर अभी मुझे लगता है शायद उसी गति से जा रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो है, निश्चित रूप से इस लॉकडाउन के समय में उसमें कमी आई, लगभग शून्य के स्तर पर कई जगह पर पहुंचा है। प्रारंभ से ही, जिस दिन लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, उसके साथ ही मैंने अपने मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों को, जिनके पास में इस तरह के पानी की गुणवत्ता को जांचने की सुविधाएं हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल वाटर कमीशन, इसके अतिरिक्त वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करने वाले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनको सबको आईआईटी में जो हमने कंसोर्टियम गंगा और यमुना इस पूरे बेल्ट की नदियों के लिए बना रखा है, पूरे जो है बेसिन के नदियों के अध्ययन के लिए बना रखा है, सी गंगा, उनको, अन्य संस्थाओं को, ऐसा सभी को आग्रह किया कि अब ये हमारे पास में एक अवसर है जी, कि जब हम सीधे सीधे इस बात की जानकारी कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का कंट्रीब्यूशन नदियों को अशुद्ध करने में, उनके पानी की गुणवत्ता को कम करने में कितना होता है, और 100% लॉकडाउन होने के कारण से हमको इस बात की स्पष्ट जानकारी हो सकती है। तो मैंने निर्देशित किया था कि नदियों के पानी के सैंपलिंग किया जाना चाहिए। सभी संस्थाओं ने अपने अपने स्तर पर पानी की सैंपलिंग की है और प्रारंभिक अध्ययन ये बताते हैं कि निश्चित रूप से कुछ गुणवत्ता में सुधार जो है इसके कारण से हुआ है। जी, बैक्टीरियल लोड भी कम हुआ है और इसके अलावा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी बढ़ी है। लेकिन केवल यही एकमात्र, जो गंगा और यमुना को लेकर के बात की जा रही है, अगर उन दोनों के संदर्भ में बात करूं तो केवल यही एकमात्र कारण नहीं है। पिछले दिनों में, पिछले इस लॉकडाउन के 40 दिन में लगभग इस पूरे बेल्ट में कई जगह बरसात हुई है, जो इस मौसम में अनपेक्षित होती है, लेकिन बरसात हुई और काफी अच्छी बरसात होने के कारण से नदियों में प्रवाह बढ़ा। जी, दूसरा, क्योंकि ये समय ऐसा था जब पूरे ही इस क्षेत्र में रबी की फसल हार्वेस्ट के ऊपर थी, उस समय में सिंचाई की आवश्यकता नहीं थी, जी, तो हमारी नहरों से जो पानी खेत में जाता है उसमें भी कंपैरेटिवली कमी आई, इंडस्ट्री में जाता है उसकी भी डिमांड कम हुई, तो नदियों में प्रवाह आया। यदि मैं यमुना के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो यमुना में, जहां इस समय में लगभग 300 क्यूसेक पानी चलना चाहिए दिल्ली के बाद में, जी, वो वास्तव में चलता भी है कि नहीं है, लेकिन 300 क्यूसेक की जगह 3000 क्यूसेक से ज्यादा पानी प्रवाहित हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारे कारणों को मिलकर के हमने देखा, मिला करके हमने ये ऑब्जर्व किया कि गंगा और यमुना, अन्य नदियों में पानी जो है उसकी स्वच्छता, शुद्धता बनी है। गंगा में जो पिछले वर्षों में हमने प्रयास किए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिशन गंगा में जो हमने काम किया, उसके प्रभाव निश्चित रूप से सामने हैं, हम सब ने देखे हैं, पिछले कुंभ के अवसर पर भी देखे हैं। जी, बिल्कुल। ये कहा गया कि हरिद्वार तक पानी आचमन के योग्य हुआ है। मैंने तो अक्टूबर के माह में भी देवप्रयाग से लेकर के ऋषिकेश तक गंगा में जल मार्ग से द्वारा खुद आकर के देखा था, और पूरे रास्ते में सारे वैज्ञानिक साथ में थे, दूसरे अन्य अध्ययन दल के लोग भी साथ में थे, उनके साथ में बैठ करके भी पूरे रास्ते में पानी खुद जो है ग्लास से सीधा नदी से पी करके देखा और दिखाया था कि ये पानी पूर्ण रूप से पीने के योग्य है।
जी। नदी के पानी से और इतनी बड़ी नदी के पानी से जो अपेक्षा की जाती है कि वो बैदिंग क्वालिटी मीन स्नान करने योग्य पानी रहे। हम्म। दुनिया की 2500 किलोमीटर जो हमारी गंगा की नदी है, इसके समतुल्य यदि 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई की नदियों को देखें तो मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि पिछले दिनों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह के प्रयास किए गए, गंगा नदी आज दुनिया की सबसे साफ नदी 10 नदियों में से एक है। हमने आगे, जैसा आपने कहा कि आगे के लिए क्या योजना है, जी। तो हमने पहले गंगा के मुख्य धारा के ऊपर काम किया था। अब हम उसकी सहायक नदियों के ऊपर बहुत तेजी के साथ में काम कर रहे हैं। आने वाले 2-3 साल में हम माँ गंगा और गंगा की जितनी सहायक नदियां उन सबको पवित्र कर सकेंगे, उनको सबको शुद्ध कर पाएंगे। और साथ ही साथ में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो उल्लेख किया गया कि देश की अन्य नदियों को अन्य बेसिन्स पर भी जो है वो काम हो, हम उसके ऊपर भी अपनी कार्य योजना तैयार करें। शेखावत साहब, गंगा नदी को संरक्षित करना और प्रदूषण मुक्त करना ये प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरी सरकार का भी एक लक्ष्य रहा है। ऐसे में लॉकडाउन की इस स्थिति के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा, संभवतः ये है कि फिर से जब इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है वो यदि गंगा या अन्य नदियों में जाएगा तो फिर से स्थिति पहले जैसी होगी, तो उसको लेकर के कुछ एहतियात या कुछ मंत्रालय के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं क्या? देखिए, रातों रात कोई भी स्थिति परिवर्तित नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल। गंगा की मुख्य धारा पर जो हमने प्रोजेक्ट्स लिए थे, वो प्रोजेक्ट्स पिछले 3 साल में उसमें से अधिकांश प्रोजेक्ट्स पूर्णता की ओर है, कुछ में काम चल रहा है, कुछ पूरे हो चुके हैं। 100 से ज्यादा परियोजनाएं पूरी हुई है और 300 में से 100 परियोजनाएं पूरी होने का इम्पैक्ट जो है वो अब दिखाई देने लगा है। जब ये पूरी 300 परियोजनाएं अगले 2 साल में पूरी होंगी, निश्चित रूप से इसके जो है इम्पैक्ट और भी ज्यादा प्रभावी इम्पैक्ट उसके जो है दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी ये हमारे पास में एक इंट्रोस्पेक्ट करने का अवसर था, जी। आत्मावलोकन करने का अवसर था कि हम ये देख सकें कि कहां कहां पोल्यूशन लोड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के कारण से बढ़ रहा है। हमने इसको अध्ययन किया है और कहां हम अपने पॉलिसी प्लानिंग को, अपने काम को और अधिक गति से किस तरह से उसको रोकने की दिशा में काम कर सकते हैं, ये सुनिश्चित करेंगे। लेकिन साथ ही साथ में जो है निर्मलता के लिए सबसे आवश्यक तत्व यदि कोई है तो वो है अविरलता। जी। और अविरलता के लिए भी हमने काम करना प्रारंभ किया, ई नोटिफिकेशन इश्यू किया और इतना प्रवाह एक यथेष्ट जो है एक मात्रा, निश्चित मात्रा में प्रवाह गंगा नदी की धारा में होता रहे, इसको सुनिश्चित करने का काम किया है। लेकिन फिर भी हमको अपने कैचमेंट एरिया का ट्रीटमेंट करते हुए, वहां वनों का आच्छादन करते हुए, वहां पानी की गति किस तरह से रुके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कुल जो पानी आज तक बरसता है, कुल जो पानी हमको उपलब्ध होता है प्रकृति के माध्यम से, उसका 90% 145 दिन में आता है। तो हम उस पानी के प्रवाह की गति को किस तरह से कम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसको एक जन आंदोलन बनाने का प्रयास भी किया गया। बिल्कुल ठीक है। शेखावत साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कि ये कहा जा रहा है कि गंगा में गंगत्व पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया को खाने वाला जो क्षमता रहती है उसमें, और ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता भी गंगा जल में है। तो इसको लेकर के कोई रिसर्च की तैयारी या कोशिश? मुझे लगता है कि ये मेरा प्रत्यक्ष विषय नहीं है, जी। तो चिकित्सकीय संस्थानों को अध्ययन करने का विषय है। लेकिन निश्चित रूप से हम सब मानते हैं, हम सब ने देखा है कि गंगा के जल में कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी विशेषता अवश्य मौजूद है कि 100 वर्ष तक भी पात्र में रखा जाने के बाद में भी गंगा जल में किसी तरह की अशुद्धि पैदा नहीं हुई। जी। अनेक लोगों ने इस पर देश में विदेश में अध्ययन किया है। मुझे लगता है कि इस कोरोना के परिप्रेक्ष्य में भी इसको लेकर के अध्ययन किया जाना चाहिए। शेखावत साहब, नल जल योजना मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को साकार करने को लेकर के क्या कुछ तैयारी है? और चूंकि अब गर्मियों की जो शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में जो जल की जो समस्या रहती है गर्मियों के मौसम में, उसकी तैयारी क्या कुछ? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से हमने प्रत्येक गरीब को बैंक का खाता दिया, आवास विहीन को आवास दिया, हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए काम किया, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचाने के लिए काम किया, हर घर तक स्वच्छता का मिशन ले जाकर के शौचालय पहुंचाने तक काम किया। अब इन सब के कारण से साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन हुआ और विशेष रूप से महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को आया। महिलाओं के लिए एक बड़ा कष्ट
पीने के पानी की उपलब्धता को लेकर के। आज भी देश में 70 साल से जिस तरह के प्रयास विभिन्न राज्यों ने किए, देश की सरकार ने किए, उसका परिणाम जो है कि हम केवल 18% के आसपास में पहुंचे। जी। हमारे देश के कुल 18% घर ही ऐसे हैं जिनको पीने का पानी जो है वो नल के माध्यम से मिलता है, उनके घर तक पहुंचता है। शेष सभी को पानी लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि हम प्रत्येक घर तक पीने का पानी नल से पहुंचाएंगे। जी। निश्चित रूप से इस कोरोना के संकट के कारण से कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ, लेकिन हमने राज्यों से निरंतर इस दौरान में भी चर्चा की। हमने अपने कार्य जो पिछली वर्ष पूरे किए थे, पिछली वर्ष जो कार्य प्रारंभ किए थे, वो समय से किस तरह से पूरे हों, उसके लिए राज्यों से बार बार इस समय में भी समीक्षा की। मंत्री के स्तर पर मैंने देश भर के सारे पेयजल के मंत्रियों से लगभग सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से फोन करके बातचीत की। मेरे राज्य मंत्री जी ने कुछ लोगों से चर्चा की जी। इसके अतिरिक्त हमने सचिवों के स्तर पर भी बातचीत की, इंजीनियर्स के स्तर पर भी बातचीत की, राज्यों के एक एक राज्य को लेकर समीक्षा का क्रम भी प्रारंभ किया कि जो काम शुरू किए थे और आगे के वर्ष की क्या कार्य योजना है। और गृह मंत्रालय ने भी जो लॉकडाउन 2 के समय में जैसे ही उन्होंने रिलैक्सेशन दिया था, तब शुरुआत के समय में ही जो है जल और जल से जुड़े हुए सारे कार्यों को अनुमति प्रदान की थी, कर दी थी। तो हम उस दृष्टिकोण से उस कार्य को भी गति देने के लिए काम कर रहे हैं। जी। शेखावत साहब, भारत वो देश है जो कि सांस्कृतिक विरासत उस देश की नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। ऐसे में जो हमने देखा हमारे परंपरागत पोखर, तालाब, कुएं और जो बावड़ियां थी, वो कहीं ना कहीं उनके संरक्षण को लेकर के भी मंत्रालय विशेष ध्यान दे रहा है। ऐसे में चूंकि अब बारिश का मौसम जब आएगा तो उसमें हम वर्षा आधारित जल को संरक्षित करके रख सकें, सिंचित करके रख सकें, इसको लेकर के क्या कुछ कोशिश है? देखिए, जल संरक्षण, जल संचय और विवेकपूर्ण उपयोग, इसको लेकर के हमारी सुदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा थी। जी। गांव में इस तरह की जो है संरचनाएं थी, जिस संरचना को गांव के लोग, चाहे तालाब होगा, नाली होगी, जोहड़ होगा, पोखर होगा, बबड़ी होगी, उसको गांव की सामूहिक धरोहर मानते हुए जो है उसका संरक्षण किया जाता था, उसका रखरखाव किया जाता था। सारा गांव उसके स्वास्थ्य की चिंता करता था और सब मिलजुल करके उसको जो है उसकी रक्षा करते थे और उसका उपभोग भी करते थे। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे ये परंपराएं क्षीण होती गई और उसके दुष्परिणाम हुए हैं। भूगर्भ के जल का स्तर गिरा है, निश्चित रूप से जल संसाधनों की कमी आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली मर्तबा जब मन की बात के माध्यम से देश को संबोधित किया जी, तब उन्होंने देश को कहा कि देश का आह्वान किया कि ये समय आ गया है कि हमको अपने जल संसाधनों का संरक्षण, जल के संचय, जल के विवेकपूर्ण उपयोग लेकर के काम करना चाहिए। विस्तार से उन्होंने बात की। उन्होंने सारे गांव के चुने प्रतिनिधियों को पत्र भेज करके ये आग्रह किया कि एक ग्राम सभा का आयोजन केवल इसी के निमित्त किया जाए। जी। पिछले वर्ष जल शक्ति अभियान किया गया। ऐसे 256 जिले जो वाटर स्ट्रेस्ड है, वहां भारत सरकार के अधिकारियों को भेज करके, इंजीनियर्स को भेज करके इस तरह का वायुमंडल बनाने, योजना बनाने और उस पर काम करने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की गई। देश की सरकार ने नरेगा के माध्यम से जो काम होता है धरातल पर, उसका 65% काम जो है जल और जल के संरक्षण, संचय को लेकर के हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से आग्रह किया है, उनको लिख करके इसके लिए निर्देशित किया है। 15वें वित्त आयोग ने भी अपनी जो अनुशंसा की है उसमें उन्होंने जल और जल संरक्षण, जल संचय, जल शुद्धिकरण, इन सारे विषयों के 30,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रबंध किया है। लेकिन ये विषय तभी सफल हो सकता है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जब ये एक जन आंदोलन का स्वरूप ले, प्रत्येक व्यक्ति इसमें भागीदार बने जी। और मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद में निश्चित रूप से देश में इस विषय में एक नई नव चेतना का जागरण हुआ है। लोग नवाचार कर रहे हैं। लोगों ने जो है अपने क्षेत्र में किए गए ऐसे सारे कामों से प्रेरणा लेकर के, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के अपने यहाँ भी इस तरह का काम करना प्रारंभ किया है।
शेखर साहब, लॉकडाउन जब से चल रहा है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से ये देख रहे हैं कि जल शक्ति मंत्रालय में लगातार आपके नेतृत्व में काम किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। किस तरीके से मंत्रालय काम कर रहा है और क्या कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इस समय आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं? जैसा मैंने कहा कि जल, क्योंकि ये जो है एसेंशियल कैटेगरी का विषय था जी। और कोरोना का से लड़ाई तो हमको पहली आवश्यकता जल की थी कि बार बार हाथ धोना, व्यक्तिगत स्वच्छता रखना, उस सब के लिए पानी की आवश्यकता थी। इसलिए हम लगातार काम कर रहे थे। मंत्रालय जब शुरू में मंत्रालय के में जाने की अनुमति नहीं थी जी, तो भी हम अधिकारियों से इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, वेब प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे बात करके राज्यों के साथ में, अपने मंत्रालय के विभिन्न डिविजन के साथ में समीक्षा कर रहे थे। हमने राज्यों से भी आग्रह किया कि पानी की सप्लाई जो है, क्योंकि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस राज्य का विषय है, जल राज्य का विषय है, और जो है प्राथमिकता के साथ में इनकी व्यवस्था सब राज्यों को करनी होती है। लेकिन किसी भी तरह से जल की कमी न हो, इस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे थे। और हम सब लोग इस बार और भी सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि हमारे देश की जो कुल रिजर्वायर्स हैं, कुल जितनी हमारे जल भंडार क्षमता है, भारत के भी जो जल संसाधन है 5,500 से ज्यादा से भी ज्यादा जो हमारे जो बड़े और बांध है, लार्ज और मीडियम स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें से केवल 138 रिजर्वायर ऐसे हैं जिनकी हम भारत सरकार में यहाँ समीक्षा करते हैं, जिनका मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन ये 138 सबसे बड़े रिजर्वायर हैं और जो देश की कुल जल संधारण क्षमता उसका जो है 66%, 2/3 जो है वो इन 138 बांधों में आता है जी। तो ये एक मोटे तौर पर पूरे देश की एक पिक्चर जो है इनके माध्यम से देखने को मिलती है। इनका अध्ययन करने से पूरे देश भर में जल की उपलब्धता क्या है, इसको लेकर के सतह पर जल की उपलब्धता क्या है, इसको लेकर के एक पिक्चर सामने आता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है आपके साथ में साझा करते हुए कि इस वर्ष 30 अप्रैल को गत वर्ष की तुलना में यदि मैं देखूं जी, तो 30 अप्रैल को गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है वो हमारे पास में लगभग 56% पानी अपने रिजर्वायर्स में ज्यादा था जी। और अगर मैं केवल इस वर्ष की जो है इस वर्ष की तुलना में पिछले 10 वर्ष के औसत को भी देखूं तो भी पिछले 10 वर्षों में 30 अप्रैल को कुल जितना पानी उपलब्ध था उसका औसत और इस बार के औसत में इस बार हमारे पास 46% पानी ज्यादा है। इस बार जो बरसात अधिक हुई उसके कारण से हमारे पास में हमारे जल स्रोतों में देश भर में कुछ अपवाद हो सकते हैं, कुछ क्षेत्र अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जल की उपलब्धता ज्यादा है जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से बरसात के कारण से उपलब्धता हुई है और जहां बर्फ के माध्यम से पानी आता है, हिमालय स्ट्रक्चर्स में जिस तरह से बर्फ पिघलने से पानी आता है जी, उसके क्योंकि इस बार अनप्रेसिडेंटेड हाई, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा अभूतपूर्व बर्फ आज भी जो है हमारे पहाड़ की चोटियों पर है, वो पानी भी हमारे पास में आएगा। इसलिए हमारे पास में यथेष्ट पानी उपलब्ध रहेगा और मैं ये मानता हूं कि अब की बार जिस तरह की स्थिति पिछली बार चेन्नई में हुई या जो डे जीरो की स्थिति हमने देखी थी, वैसी स्थिति देश में इस बार नहीं आएगी। लेकिन हमने राज्य सरकारों को कहा है कि प्रभावी रूप से जल का प्रबंधन करें जी, शीघ्रता के साथ में करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति को हम सुविधा पहुंचा सकें। लेकिन इस उपलब्धि का फायदा क्या हम कृषि सिंचाई की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था तो पूरी तरीके से प्रभावित हुई है देश की। ऐसे में हम हमारे अन्नदाताओं को कैसे सशक्त बना सकते हैं कृषि सिंचाई की आपूर्ति के लिए की जल की उपलब्धता के क्षेत्र में? देखिए, लॉकडाउन के समय में जहां तक अन्नदाताओं को, किसानों को सुविधा देने का प्रश्न है, मुझे लगता है कि देश भर के किसान की जिस तरह से माननीय मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संभाल की है, ये अभूतपूर्व है और देश भर का किसान निश्चित रूप से इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है जी। किसानों को केसीसी के ऋण को माफ करने और केसीसी के ऋण को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से उनको रीपेमेंट डेट को आगे खिसकाया गया, उनको जिस तरह से जो है कृषि कार्यों की अनुमति प्रदान की गई, खरीद की प्रक्रिया को तेजी से प्रारंभ किया गया, खरीद की सीमा को 25 क्विंटल से 40 क्विंटल तक बढ़ाया, ऐसे जितने किसानों के लिए कृषि क्षेत्र के लिए काम हो सकते तो वो सब निर्णय समय पर लिए, जिसके कारण से हमारा कृषि क्षेत्र इस दबाव में आने से बचा जी। जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, निश्चित रूप से यदि बांधों में पानी जो है वो की उपलब्धता ज्यादा होती है तो सबसे बड़ा उपभोक्ता तो कृषि क्षेत्र है।
आज पानी का कुल जो उपयोग होता है उसका 5% लगभग जो है वो इंडस्ट्री के यूज के लिए जाता होगा, 6% लगभग डोमेस्टिक जो घरेलू कामकाज के लिए पीने के पानी के लिए उपयोग होता है। शेष बचा हुआ 89% तो कृषि क्षेत्र में ही काम आता है। जी तो जो हमारे रिजर्वायर्स का पानी है उसमें पीने के पानी के अतिरिक्त जो शेष बचा हुआ पानी बचेगा वो सारा पानी निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में काम आएगा। और इस बार हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे अन्नदाताओं के लिए पानी का संकट कम से कम कृषि क्षेत्र में उन सारे जलाशयों के में नहीं होगा, ये मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ। भाखड़ा नागल स्ट्रक्चर और इससे जो हमारे सिंधु घाटी से चलने वाली नदियों के ऊपर स्ट्रक्चर पे जितने राज्य आते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सबको हमने आग्रह किया है कि आप अधिकतम पानी का जो आप ले सकते हैं उसको लें, जी अपने हिस्से के पानी को लें, हिस्से के बाद शेष बचे हुए पानी को यदि आप लोग अपने हिस्से के अनुरूप और बांटना चाहते हैं तो लें, ताकि आने वाले समय में हमको पानी को जो है नदी में न छोड़ना पड़े। शेखावत साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह भी है कि हर घर तक नल और हर नल में शुद्ध जल, ऐसी कोशिश मंत्रालय की तरफ से है, तो उसे साकार कैसे किया जाएगा? क्योंकि शुद्ध पेयजल हम समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में इसकी उपलब्धता यदि होगी तो सीधा सीधा असर उसका स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा भारत के। देखिए, निश्चित रूप से जो स्वच्छ भारत अभियान में हमने शौचालय बनाए जी उसका प्रभाव पड़ा। पूरी दुनिया के अध्ययन ये कहते हैं कि उसके कारण से हमारे आउट ऑफ पॉकेट जो हेल्थ पर एक्सपेंडिचर होता था वो काफी हद तक कम हुआ है। जी जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थी उन डिजीज में कमी आई है। हमारे लोगों के स्वास्थ्य के इंडेक्स में सुधार हुआ है। और पानी यदि पीने का शुद्ध मिलता है तो निश्चित रूप से इसमें और हम कदम आगे बढ़ सकते हैं। हम देश को स्वास्थ्य के स्वस्थ देश की दिशा में ले जाने में सफल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो है नल से जल मिशन, जो हर घर जल पहुंचाने का मिशन है, उसके ऊपर काम करना प्रारंभ किया है। जैसा मैंने कहा कि हमारे संविधान की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप पीने का पानी और पानी का प्रबंधन ये राज्यों का विषय है। अपनी योजना बनाए, अपनी जो है जहाँ सीधे एक गांव की योजना बन सकती है वहाँ गाँव की बनाए, जहाँ गाँव के समूह की योजनाएं बन सकती है वहाँ गाँव के समूह की योजनाएं बनाए, जहाँ पेयजल स्रोत कोई भी उपलब्ध नहीं है वहाँ बड़ी योजनाएं बनाए। तो योजना बनाना, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये राज्य सरकारों का विषय है। हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से इन प्रदेशों को 90%, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको 100% और शेष अन्य राज्यों को 50% राशि इस सारे खर्चे के लिए हम जो है भारत सरकार की तरफ से सहयोग कर रहे हैं। राज्यों को तेज गति के साथ में काम करें और ठीक परियोजना बना करके करें, इसके लिए हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक निर्णय और भी किया गया जी कि गांव के अंदर गांव के पानी के प्रबंधन, पीने के पानी के प्रबंधन और उसके रखरखाव, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, गांव की तरह की भी पानी समिति करे। वो इसके लिए अधिकारी हो, वही इसका रखरखाव करें, वही इसका जो है परिचालन करें। गांव की सहभागिता के माध्यम से ही हम समय तक सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से हमने राज्यों को ऐसी पानी समिति बना करके उनको प्रभावी बनाने की दिशा में भी आग्रह किया है। शेखावत साहब, मंत्रालय हर संभव प्रयास अपने कर रहा है, सरकार की कोशिशें पूरी हैं, आपके व्यक्तिगत प्रयास भी बहुत ज़्यादा हैं। ये भी जानकारी है कि बहुत ज़्यादा अध्ययन और इसको लेकर के बेहतर नीतियां बनाने की कोशिश आपकी लगातार रहती हैं, लेकिन जब तक जन भागीदारी नहीं जुड़ेगी हम इसमें पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएंगे। तमाम सारे दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कुछ अपील आप उनसे करना चाहेंगे जल संरक्षण के संदर्भ में, क्योंकि जल ही जीवन तो हम सभी कहते हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया कि आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं अपनी बात पहुंचा सकूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पहुंचा सकूं। ये तय है कि जल हमारे जीवन का आधार है। ये तय है कि हमारे शरीर का भी 2/3 से ज्यादा हिस्सा जो है वो जल से बना है और जल हमारा जीवन है। इसलिए इसके संरक्षण की, इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी हमारी है। जिस देश में जल को जगदीश मानने की परंपरा थी, दुर्भाग्य से आज उस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड वाटर सोर्सेज, सबसे ज्यादा प्रदूषित जल संसाधन ऐसे जो है उनकी सूची में उल्लेख होता है। आज ये समय आ गया है कि हम आने वाली पीढ़ी को
जल की दृष्टिकोण से सुरक्षित बनाने के लिए, हम देश को जल समृद्ध बनाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आंदोलन का प्रारंभ हुआ है, जी हम सब उसका हिस्सा बने। हर एक बूंद कैसे पानी का जो है, बरसने वाले पानी का ठीक से संचय हो, हर एक का तो रहने वाले पानी का ठीक से संरक्षण हो, हर एक बूंद बचाए हुए पानी का विवेकपूर्ण उपयोग हो, और हर एक बूंद पानी जो उपयोग के बाद बाहर निकलता है उसको ठीक से उपचारित करके ही हम पुनः उपयोग करें, और यदि पुनः उपयोग नहीं करें तो उसको उपचारित करने के बाद ही वो किसी स्रोत में। सबसे बड़ी, क्योंकि हमारे देश की 65% निर्भरता भूगर्भ जल पर है, जी हम जमीन से पानी जो निकालते हैं उसके ऊपर है, तो हम अपने जो है भूगर्भ के जल संसाधनों को पुनर्भरण किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए एक व्यापक जन आंदोलन में हम सब उसके लिए अपनी जिम्मेदारी समझें, हम सब लोग उसके लिए काम प्रारंभ करें। ये समय की मांग और आवश्यकता भी है। हम सब लोग, जो ये जल प्राकृतिक संसाधन हमको मिले, चाहे जल है, चाहे वायु है, चाहे, ये सारे संसाधनों के हम कस्टोडियन हैं, जी हम रखवाले हैं, हम इनके मालिक नहीं है। जैसी परिस्थिति में ये हमको मिले थे, ठीक वैसी ही परिस्थिति में या उससे श्रेष्ठ बना करके यदि हम अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करेंगे तो हम अपने कर्तव्यों का सही से पालन कर रहे होंगे। अन्यथा हम जो है, हमने अमानत में खयानत की है, हमने अपनी कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं किया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम समस्या और चुनौती छोड़कर जा रहे हैं। तो जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये हमारे पास अवसर है जी कि हम आज भविष्य को क्या देना चाहते हैं, जल से की दृष्टि से सुरक्षित समृद्ध देश, या एक जल की दृष्टि से एक समस्याओं से घिरा हुआ देश। अब ये निर्णय हमको करना है और हमको इस दृष्टिकोण से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रत्येक इस काम में जुट जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही शेखावत साहब। हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि आपके नेतृत्व में जल संरक्षण का काम पूरे भारत में और ज़्यादा बेहतर तरीके से चले। आपने हमसे बात करने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका विशेष आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने अपील की कि कैसा भविष्य हम हमारी पीढ़ी के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। प्रकृति का अनावश्यक रूप से दोहन, ये हमारी सबसे बड़ी भूल रही है, और यदि अब भी हम यदि नहीं सजग रहे तो फिर ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत विपरीत परिणाम साबित करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जल संरक्षण, जल संचय हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रकृति पूजा तो हमारी परंपरा रही है, जिसमें हम नदियों का भी पूजन करते थे। तो हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके हम अपने स्तर पर भी कोशिश करें जल को सुरक्षित करने की और संचित करने की। लोकसभा टीवी की संवाद की इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।